द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 26, वज्रकाया और मर्यादा की बेड़ियां। जादुई दुनिया के उस गुप्त कोने में जहां महावृक्ष के बच्चों ने अब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, समय का प्रवाह कुछ अलग ही था। आर्यन जब 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वहां पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। जो पौधे कुछ हफ्ते पहले केवल नन्हे अंकुर थे, अब वे गगनचुंबी वृक्ष बन चुके थे। उनकी पत्तियों से नीली, सुनहरी और बैंगनी रोशनी की फुहारें निकल रही थीं, जो पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थीं। महावृक्ष की अनंत आभा और 1% का रहस्य। आर्यन जैसे ही महावृक्ष के करीब पहुंचा, उसके घुटने खुद ब खुद झुकने लगे। हवा में इतना भारीपन था मानो वो पानी के भीतर चल रहा हो। आर्यन ने मन ही मन कहा, सिस्टम, यह कैसा दबाव है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ मुझ पर झुक रहा है। सिस्टम का नोटिफिकेशन तुरंत चमका। चेतावनी, अत्यंत उच्च ऊर्जा का पता चला है। विश्लेषण, महावृक्ष ने आपकी सुरक्षा के लिए अपनी माना आभा, माना ऑरा को मात्र 1% पर सीमित रखा है। आर्यन हैरान होकर, सिर्फ 1%? अगर यह 100% पर होता तो क्या होता? सिस्टम होस्ट, यदि महावृक्ष अपनी पूर्ण शक्ति प्रकट कर दे तो इस जादुई दुनिया का ये पूरा क्षेत्र केवल उसकी ऊर्जा के घर्षण से ही भाप बनकर उड़ जाएगा। वो इस समय इस जंगल का भगवान है, लेकिन वो आपका आभारी है क्योंकि आपने उसके बच्चों को बचाया। वज्रकाया का निर्माण, महावृक्ष की कठोर सलाह। आर्यन ने अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को अटूट बनाने के लिए जब उस जीवंत पाषाण से दिव्य औषधियां मांगी तो महावृक्ष की टहनियां तेजी से सरसराईं और एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। महावृक्ष, महाप्रहरी, तुम शॉर्टकट क्यों खोज रहे हो? ये औषधियां कच्ची आग की तरह हैं। यदि मैं तुम्हें आज यह रस पिला दूं तो तुम्हारी नसें फट जाएंगी। एक कीमती हीरा बनने के लिए कोयले को भी हजारों साल दबाव झेलना पड़ता है। जाओ, अपने शरीर को संघर्ष की भट्टी में तपाओ। जब तुम्हारा पात्र शरीर सोने का बन जाएगा, तब मैं उसमें दिव्य रस भरूंगा। 200 किलो का नरक, 1 महीने की तपस्या। आर्यन ने महावृक्ष के शब्दों को चुनौती के रूप में लिया। उसने तय किया कि वो इंटर स्कूल गेम्स में अपनी जादुई शक्तियों का सहारा नहीं लेगा। वो एक फेयर गेम खेलना चाहता था। आर्यन ने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, मुझे मेरी शक्तियों को दबाने के लिए कुछ दो। मैं नहीं चाहता कि मैं रेस के दौरान किसी को अनजाने में धक्का दूं और वो हवा में उड़ जाए। सिस्टम होस्ट, मैंने ग्रेविटी शैकल्स तैयार किए हैं। ये 4 कड़े हैं। प्रत्येक का वजन 50 किलो है। ये वजन आपके शरीर के कोर पर भार डालेगा। आर्यन ने अपने दोनों हाथों और पैरों में ये कड़े पहन लिए। कुल वजन 200 किलो। उदाहरण के लिए, जब आर्यन सुबह स्कूल के लिए बस पकड़ने के लिए दौड़ता तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी, सिर्फ एक सामान्य इंसान की रफ्तार से चलने के लिए। स्कूल की सीढ़ियों पर उसका हर कदम एक छोटे भूकंप की तरह होता था। उसे अपनी जादुई एजिलिटी को जबरदस्ती रोकना पड़ता था ताकि वो फर्श न तोड़ दे। जब वो जिम में बेंच प्रेस करता तो वो बिना किसी प्लेट के खाली रॉड उठाता, लेकिन हकीकत में वो 200 किलो का अतिरिक्त भार उठा रहा होता था। लोग उसे देखकर हंसते थे कि रिकॉर्ड ब्रेकर अब खाली रॉड से डर रहा है, पर आर्यन के माथे से निकलने वाला पसीना उसकी असली मेहनत की कहानी कह रहा था। 8000 पॉइंट्स का सौदा, ब्लैक सन तलवार। इसी महीने के दौरान आर्यन ने रात के समय जादुई दुनिया के खतरनाक ब्लैक जोन में शिकार किया। वहां उसने डेथ नाइट्स और शेडो वॉल्विस को धूल चटाई। उसके पास 8000 पॉइंट्स जमा हो गए थे। उसने सिस्टम स्टोर से अपनी पहली असली जादुई तलवार खरीदी। प्राप्त वस्तु, ब्लैक सन। धातु, मिथ्रिल और रसातल का डार्क मैटर। विशेषता, यह तलवार प्रकाश को खा जाती है। जब आर्यन इसे म्यान से बाहर निकालता तो आसपास की रोशनी धुंधली पड़ जाती। शक्ति, यह भौतिक कवच को नहीं बल्कि शत्रु की प्राण शक्ति को काटती है। 1 महीने बाद का परिणाम, सांख्यिकीय विवरण, स्टैट्स। 30 दिनों तक 200 किलो का बोझ ढोने के बाद जब गेम्स का हफ्ता आया तो आर्यन की शारीरिक संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी हड्डियां अब साधारण कैल्शियम की नहीं बल्कि माना युक्त सघन ऊतकों की बनी थीं। पैरामीटर, स्तर, स्टैट्स। शक्ति का उदाहरण, स्ट्रेंथ, ताकत 500,
वह बिना किसी प्रयास के एक लोहे के मोटे सरिये को धागे की तरह मोड़ सकता था। इंटेलिजेंस, बुद्धि। 500। वह एक ही समय में 10 अलग अलग भाषाओं की जटिल किताबों को पढ़कर समझ सकता था। एजिलिटी, रफ्तार। 470। बिना भार के उसकी रफ्तार ध्वनि की गति, सोनिक स्पीड को छूने के करीब थी। स्टामिना, सहन शक्ति। 490। वो बिना थके और बिना रुके 48 घंटे तक लगातार बॉक्सिंग कर सकता था। माना, ऊर्जा। 550। उसका माना कोर अब एक छोटे परमाणु रिएक्टर की तरह स्थिर और शक्तिशाली था। गेम्स की पूर्व संध्या और मर्यादा का संकल्प। कल से इंटर स्कूल गेम्स शुरू होने वाले थे। आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और उन 200 किलो के कड़ों को उतारा। जैसे ही कड़े जमीन पर गिरे, पूरे कमरे में एक धमाका हुआ और फर्श की टाइल्स टूट गईं। आर्यन ने अपनी मुट्ठी हवा में चलाई। एक तीव्र सूं की आवाज आई, जैसे हवा का सीना ही फट गया हो। आर्यन, दृढ़ स्वर में, सिस्टम, कल से प्रतियोगिता शुरू है। मेरी शक्तियों पर 90% का प्रतिबंध लगा दो। मैं केवल अपनी 10% शारीरिक क्षमता का उपयोग करूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरा सामान्य स्तर भी उनके सर्वश्रेष्ठ से कहीं ऊपर है। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे समीर का वो चेहरा याद आया जब उसने उसका अपमान किया था, कोच खन्ना की उम्मीदें और ईशानी का वो टिफिन। कल का दिन केवल खेल नहीं था, वो आर्यन के एक महानायक के रूप में जन्म लेने का दिन था। क्या आर्यन अपनी 10% शक्ति के साथ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या समीर की कोई नई साजिश आर्यन के इस फेयर प्ले के संकल्प को तोड़ पाएगी? और क्या महावृक्ष का वो कीमियागर एल्केमिस्ट अब आर्यन के सामने आएगा? देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड खेल के मैदान में तबाही मचा देगा। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 27, परछाइयों का स्वामी और वज्र काया का रहस्य। पिछली कड़ियों में हमने देखा कि कैसे आर्यन ने महावृक्ष के हजारों प्राण अंकुरों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। उस उपकार के बदले महावृक्ष ने उसे जीवंत पाषाण भेंट किया और उसे एक महाप्रहरी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कल सुबह उसे स्कूल के मैदान पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी थी और आज की रात उसे उस खप्पर चीते के एसेंस कोर को अपने भीतर समाहित करना था, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। रात का सन्नाटा और 200 किलो का बोझ। रात के 11 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन आर्यन के कमरे में तनाव की एक महीन परत फैली हुई थी। आर्यन ने अभी भी अपने दोनों हाथों और पैरों में वे ग्रेविटी कड़े पहन रखे थे। उदाहरण के लिए, जब आर्यन पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाता तो उस 50 किलो के कड़े के कारण उसकी मेज पर रखा ग्लास कंपन करने लगता। समीर और स्कूल के बाकी छात्र ये सोच भी नहीं सकते थे कि जिस लड़के को वे कमजोर समझते थे, वो हर पल अपनी हड्डियों पर 200 किलो का भार लेकर चलता है। समीर के लिए आर्यन अभी भी वही पुराना प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आर्यन अब एक चलते फिरते पहाड़ जैसा बन चुका है। एसेंस कोर का अवशोषण, खप्पर चीते की रफ्तार। रात के 12 बजते ही आर्यन जादुई दुनिया के उस शांत हिस्से में पहुंचा जहां महावृक्ष खड़ा था। आर्यन ने अपनी इन्वेंट्री से वो बैंगनी रंग का खप्पर चीता एसेंस कोर निकाला। ये कोर एक स्पीड टाइप ऊर्जा का स्रोत था। आर्यन सिस्टम से कहता है, सिस्टम, अब मेरे पैरामीटर्स स्ट्रेंथ 500, स्टैमिना 490 इस कोर को झेलने के लिए तैयार हैं। प्रक्रिया शुरू करो। जैसे ही अवशोषण शुरू हुआ, आर्यन के शरीर में एक भयानक मरोड़ उठी। ऐसा लगा मानो हजारों सुइयां एक साथ उसकी नसों में चुभ रही हों। खप्पर चीता अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता था और उसकी आत्मा आर्यन के भीतर समाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सफलता, शैडो वॉकिंग अनलॉक हुई। क्षमता, आप किसी भी परछाई के माध्यम से मीलों का सफर पलक झपकते तय कर सकते हैं। शैडो वॉकिंग का परीक्षण और भारी कीमत। आर्यन ने इस नई कला को आजमाने के लिए जंगल के एक दूर स्थित पर्वत की परछाई को देखा, जो यहां से लगभग 5 मील दूर था। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और कदम आगे बढ़ाया। परिणाम, 1 सेकंड से भी कम समय में आर्यन उस पर्वत की चोटी पर खड़ा था। वो दौड़ा नहीं था, वो हवा में उड़ा नहीं था, वो बस शून्य के माध्यम से एक परछाई से दूसरी परछाई में स्थानांतरित हो गया था। उदाहरण के लिए, यदि कोई साधारण धावक 5 मील भागता,
तो उसे कम से कम 20-30 मिनट लगते, लेकिन आर्यन ने इसे एक पलक झपकने के समय में कर दिखाया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। जैसे ही वो पर्वत पर पहुंचा, उसे गहरा चक्कर आया। उसका माना तेजी से गिरकर 550 से 200 पर पहुंच गया था। आर्यन हांफते हुए कहता है, यह कला जितनी अद्भुत है, उतनी ही थका देने वाली भी। मेरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा है जैसे इसे किसी मशीन में पीस दिया गया हो। शैडो वॉकिंग मेरे माना को आग की तरह जलाती है। सिस्टम का टास्क, परछाई का पीछा। आर्यन की थकावट को देखते हुए सिस्टम ने उसे एक अभ्यास कार्य दिया। सिस्टम, होस्ट, कल की गेम्स में आपको अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखना होगा। अभी इस पर्वत से वापस महावृक्ष तक बिना अपनी असली रफ्तार दिखाए केवल परछाइयों का उपयोग करके पहुंचे, लेकिन इस तरह कि आपकी हड्डियों पर लगा 200 किलो का भार आपकी गति में बाधा न बने। आर्यन ने पूरी रात उस पर्वत और महावृक्ष के बीच बिताई। वो बार बार परछाइयों में घुसता और बाहर निकलता। वो इतना थक चुका था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी माना की खपत को कम करना सीखना था। सुबह 6 बजे खेल का आगाज। जादुई दुनिया में पूरी रात की कड़ी तपस्या के बाद ठीक 6 बजे आर्यन की चेतना अपने असली शरीर में वापस आई। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ। वो तुरंत उठा, नहाया और तैयार हुआ। आज उसे मैदान पर अपनी शक्तियां छिपानी थीं। आर्यन स्वयं से कहता है, कल की ट्रेनिंग और आज की शैडो वॉकिंग ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अगर मैंने अपनी 100% ताकत इस्तेमाल की तो मैं 100 मीटर की रेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। मुझे खुद पर 90% का प्रतिबंध लगाना होगा। मेरा मुकाबला इंसानों से है और मैं एक फेयर गेम चाहता हूं। उदाहरण के लिए, जब आर्यन ने अपनी स्कूल की जर्सी पहनी तो उसके नीचे छिपे उन 200 किलो के कड़ों को उसने इस तरह व्यवस्थित किया कि वे कपड़ों के नीचे दिखाई न दें। वो जब चलता तो जमीन पर कोई आवाज नहीं होती थी, क्योंकि उसने अपनी एजिलिटी 470 का उपयोग करके अपने वजन के प्रभाव को शून्य करना सीख लिया था। रणभेरी और षड्यंत्र का पर्दाफाश। पिछली कड़ियों में हमने देखा कि कैसे आर्यन ने 200 किलो के ग्रेविटी कड़ों के साथ 1 महीने तक अपने शरीर को लोहे की तरह तपाया। जादुई दुनिया में खप्पर चीता के एसेंस स्कोर को अवशोषित करने के बाद उसने शैडो वॉकिंग जैसी दुर्लभ कला सीखी जो उसे परछाइयों का स्वामी बनाती है। आज वही सुबह थी जिसका उसे इंतजार था। सुबह 6 बजे विदाई और आशीर्वाद। आर्यन की नींद ठीक 6 बजे खुली। जादुई दुनिया की थकावट के बावजूद उसका शरीर ऊर्जा से भरा था। जैसे ही उसने अपने बिस्तर से पैर नीचे रखे, फर्श पर लगे 200 किलो के भार के कारण एक हल्की सी गूंज हुई। उसने अपनी माँ, दादा और दादी के पैर छुए। माँ, माथे पर तिलक लगाते हुए, आर्यन, जीत कर आना बेटा, मुझे पता है तूने बहुत मेहनत की है। दादी, दही चीनी खिलाते हुए, मेरा पोता शेर है, मैदान पर किसी से डरना मत। दादाजी, गंभीर स्वर में, आर्यन, शक्ति का असली परीक्षण संयम में होता है। आज दुनिया को तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारा चरित्र दिखना चाहिए। जाओ और अपना परचम लहराओ। स्कूल बस का सफर और पुरानी रंजिश। आर्यन जब स्कूल पहुंचा तो वहां उत्सव का माहौल था। स्कूल की बस खड़ी थी जिसमें 30 अन्य खिलाड़ी भी थे जो अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जा रहे थे। जैसे ही आर्यन ने बस में कदम रखा, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। बस में ईशानी पहले से बैठी थी। वो अपनी बैडमिंटन किट के साथ बहुत सुंदर और केंद्रित लग रही थी। आर्यन उसके पास जाकर बैठ गया। ईशानी, मुस्कुराते हुए, तैयार हो चैंपियन? सुना है तुमने 1 महीने से खुद को कमरे में बंद कर रखा था। आर्यन, हल्की मुस्कान के साथ, बस खुद को तराश रहा था। ईशानी, तुम्हारी बैडमिंटन की तैयारी कैसी है? ईशानी, इस बार गोल्ड मेडल हमारा ही होगा, बस तुम अपनी रफ्तार पर ध्यान देना। तभी बस के पिछले हिस्से में समीर और रोहन को देखा गया। उनके चेहरों पर आर्यन के लिए नफरत साफ झलक रही थी। 1 महीने पहले हुई स्पोर्ट्स मीट में आर्यन ने इन दोनों को बुरी तरह हराया था, जिसकी वजह से उनके रास्ते बदल गए थे। समीर, 100 मीटर की रेस में आर्यन के चयन के कारण अब वो 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा ले रहा था। रोहन, जो पहले बॉक्सिंग में था, आर्यन के डर से अब वो वेट लिफ्टिंग की श्रेणी में चला गया था। कोच खन्ना बस में चढ़े और सब शांत हो गए। कोच खन्ना, बच्चों, आज हम केवल एक स्कूल के तौर पर नहीं, एक परिवार के तौर पर जा रहे हैं।
पिछले 5 सालों का कलंक हमें आज धोना है। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। चलो, जीत की ओर। बस जैसे ही चली, आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। उसने अपनी शक्तियों को 90% तक सीमित कर लिया था, लेकिन उसके कान और इंद्रियां अभी भी अलौकिक रूप से तेज थीं। अपमान और एकता। 12 बजे का सामना। दोपहर 12 बजे बस प्रतियोगिता स्थल पर पहुंची। वहां ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी। जैसे ही आर्यन के स्कूल का नाम पुकारा गया, वहां मौजूद रॉयल हाइट स्कूल, जो पिछले 5 साल से नंबर 1 आ रहा था, के छात्रों और कोच ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। रॉयल हाइट्स का छात्र, देखो, हारने वाले फिर से आ गए। तुम लोग मेडल नहीं, बस हमारे लिए पानी की बोतलें उठाने आए हो क्या? ये सुनकर आर्यन के स्कूल के सभी खिलाड़ी और कोच खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपमान की इस आग ने उस पल सबको एक कर दिया। जो खिलाड़ी पहले एक दूसरे से जलते थे, वे अब एक टीम की तरह साथ खड़े थे। षड्यंत्र की आहट, सिस्टम की सतर्कता। कार्यक्रम के बीच में आर्यन वॉशरूम की ओर गया। तभी उसकी तेज इंद्रियों ने कुछ संदिग्ध सुना। पास ही के एक निजी केबिन में रॉयल हाइट्स का हेड कोच किसी से बात कर रहा था। आर्यन ने अपनी जगह स्थिर होकर अपनी सुनने की क्षमता को अधिकतम कर दिया। हेड कोच कुटिलता से, चिंता मत करो, मैंने इस बार भी सभी मुख्य अंपायरों और जजों को खरीद लिया है। अगर उस स्कूल का कोई खिलाड़ी जीतने भी लगेगा तो फाउल देकर उसे बाहर कर दिया जाएगा। जीत सिर्फ हमारी ही होगी। आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सिस्टम को निर्देश दिया। आर्यन, सिस्टम, क्या तुमने ये सब रिकॉर्ड किया? सिस्टम, पुष्टिकरण, हेड कोच की पूरी बातचीत उच्च गुणवत्ता, हाई फिडेलिटी में रिकॉर्ड कर ली गई है। स्थिति, साक्ष्य सुरक्षित है। आर्यन वापस बाहर आया। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। तुमने खेल तो खरीद लिया कोच, आर्यन ने मन ही मन कहा, लेकिन तुम उस रफ्तार को कैसे रोकोगे जो इस दुनिया की है ही नहीं? क्या आर्यन इस रिकॉर्डिंग का उपयोग सही समय पर कर पाएगा? क्या 400 मीटर की दौड़ में समीर आर्यन का सामना कर पाएगा? और क्या अंपायरों की बेईमानी आर्यन की 10% शक्ति को रोक पाएगी? अगला एपिसोड मैदान में इंसाफ होगा। कहानी को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 28, षड्यंत्र का साया और अज्ञात की यात्रा। ग्रेटर हिमालयन इंटर स्कूल चैंपियनशिप के पहले दिन का सूरज ढल चुका था। यह 3 दिवसीय महासंग्राम था, जिसमें 20 स्कूलों की साख दांव पर लगी थी। उद्घाटन समारोह की चमक धमक और पहले दिन के शुरुआती राउंड्स के पीछे रॉयल हाइट स्कूल की गंदी साजिश की गंध आर्यन को पहले ही मिल चुकी थी। आर्यन चुप था, क्योंकि वो सही समय पर चेकमेट करना चाहता था। मैदान पर जीत और बेईमानी का तांडव। स्टेडियम का माहौल पहले दिन से ही तनावपूर्ण था। ईशानी ने बैडमिंटन कोर्ट पर अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश का ऐसा जलवा दिखाया कि विपक्षी खिलाड़ी के पास शटल देखने तक का समय नहीं था। ईशानी पसीने से लथपथ आर्यन के पास आकर, देखा आर्यन, क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का। वैसे तुम इतना शांत क्यों हो? जैसे तुम्हें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ, शानदार प्रदर्शन ईशानी। बस अपनी ऊर्जा बचाकर रखो, क्योंकि यहां कोर्ट पर केवल टैलेंट से मुकाबला नहीं है, बाहर की राजनीति से भी लड़ना होगा। आर्यन ने शतरंज चेस के बोर्ड पर अपनी 500 इंटेलिजेंस का वो नमूना पेश किया, जिसे देखकर वहां मौजूद जज भी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात्र 12 चालों में चेकमेट कर दिया। लेकिन दूसरी ओर उसके स्कूल की अन्य टीमों के साथ अन्याय हो रहा था। कोच खन्ना गुस्से में अंपायर की ओर चिल्लाते हुए, यह सरासर नाइंसाफी है। हमारा गोल बिल्कुल साफ था, फिर भी आपने उसे कैंसिल कैसे कर दिया? क्या आपको रॉयल हाइट्स की जर्सी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा? अंपायर बेरुखी से, निर्णय लिया जा चुका है कोच। बहस मत कीजिए, वरना अनुशासनहीनता के आरोप में पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्यन अपनी जगह स्थिर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके पास उस हेड कोच की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अभी इसे दिखाया तो वे इसे AI जनरेटेड कहकर खारिज कर देंगे। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। रात को होटल में पूरी टीम के चेहरे पर हार की मायूसी थी। कोच खन्ना ने सबका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हवा में हार का डर साफ महसूस किया जा सकता था। जादुई दुनिया, शैडो वॉकिंग और अज्ञात की पुकार। रात के ठीक 12 बजे,
जैसे ही आर्यन की चेतना जादुई दुनिया में पहुंची, उसने एक अत्यंत साहसी और जोखिम भरा फैसला लिया। वह अब इस परिचित जंगल की सीमाओं को तोड़कर उस बाहरी दुनिया को देखना चाहता था जिसके बारे में उसने केवल सुना था। आर्यन, सिस्टम, मेरे पास अब शैडो वॉकिंग है। मैं इस जंगल के मध्यवर्ती इलाके सेंट्रल जोन को पार करना चाहता हूं। मुझे वो रास्ता दिखाओ जो इस लोक की इंसानी बस्तियों की ओर जाता है। सिस्टम का गूंजता हुआ और सतर्क स्वर। चेतावनी, होस्ट, बाहरी दुनिया आपके वर्तमान विकास स्तर के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम क्षेत्र है। विवरण: जादुई लोक की निकटतम इंसानी बस्ती यहां से लगभग 72 घंटे की निरंतर पैदल यात्रा पर है। वहां के जीव आपकी कल्पना से परे शक्तिशाली हैं। आर्यन जिद भरे स्वर में, मैं 500 स्ट्रेंथ और शैडो वॉकिंग के साथ यहां कैद होकर नहीं रह सकता। अगर कोई खतरा आया तो मैं अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके वापस आ जाऊंगा। मुझे बस एक मौका दो। सिस्टम ने आर्यन की दृढ़ता को देखते हुए हार मान ली और उसके दिमाग के विजुअल इंटरफेस में एक फिजिकल मैप लोड किया। 500 इंटेलिजेंस होने के बावजूद आर्यन नक्शा देखकर चकरा गया। वहां दिशाएं किसी चुंबकीय ध्रुव के बजाय माना की धाराओं के आधार पर बदल रही थीं। ये नक्शा किसी साधारण कागज जैसा नहीं, बल्कि एक जीवित पहेली जैसा था। खूनी मुठभेड़, ब्लड मून भेड़ियों का प्रलय। आर्यन अपनी नई तलवार ब्लैक सन की म्यान पर हाथ रखे कोहरे को चीरते हुए निकल पड़ा। उसने शैडो वॉकिंग का अभ्यास करने के लिए एक लंबी छलांग लगाई और एक ही पल में आधा किलोमीटर का सफर तय कर लिया। तभी आसपास की झाड़ियों से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। अचानक अंधेरे को चीरते हुए 3 विशालकाय भेड़िए बाहर निकले। वे साधारण भेड़िए नहीं थे। उनकी खाल लोहे जैसी सख्त और आंखों में खूनी लाल चमक थी। उनके हर कदम से जमीन पर माना की चिंगारियां निकल रही थीं। आर्यन, तो तुम लोग मेरा रास्ता रोकोगे? सिस्टम, इनका लेवल बताओ। सिस्टम, ये लेवल 40 के ब्लड मून भेड़िए हैं। इनकी सामूहिक ताकत आपकी रक्षात्मक क्षमता को भेद सकती है। जैसे ही सबसे बड़े भेड़िए ने हवा में छलांग लगाई, आर्यन ने पलक झपकते ही शैडो वॉकिंग की। वो भेड़िए की अपनी ही परछाई के भीतर से एक काले धुएं की तरह प्रकट हुआ। उसने ब्लैक सन तलवार निकाली। तलवार ने आसपास की सारी रोशनी सोख ली। एक गहरा काला प्रहार हुआ और भेड़िए की गर्दन धड़ से अलग हो गई। आर्यन हाफते हुए, एक ढेर हुआ। तुम्हारी रफ्तार अच्छी है, पर मेरी तलवार सीधे प्राण शक्ति पर वार करती है। बाकी 2 भेड़िए गुस्से से पागल हो गए। आर्यन ने अपनी पूरी माना तलवार की धार में झोंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ, काली ऊर्जा की लहर उठी और दोनों भेड़िए राख में बदल गए। लेकिन इस छोटी सी मुठभेड़ ने ही आर्यन के माना रिजर्व को 40% तक खाली कर दिया था। भटकाव का अनंत चक्रव्यूह। आर्यन आगे बढ़ता गया, लेकिन नक्शा और जमीनी हकीकत मेल नहीं खा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि जंगल की पगडंडियां खुद ब खुद अपनी जगह बदल रही हैं। वो जिस पेड़ को पार करके आगे बढ़ता, 15 मिनट बाद वो खुद को उसी पेड़ के सामने खड़ा पाता। आर्यन, गुस्से और हताशा में, ये क्या मजाक है? सिस्टम, मैं पिछले 3 घंटे से उत्तर पूर्व की ओर भाग रहा हूं, फिर भी मैं इसी पुराने झरने के पास वापस कैसे आ गया? क्या तुम्हारा नक्शा गलत है? सिस्टम, चिंताजनक स्वर में, नक्शा सही है होस्ट, लेकिन आप एक भ्रम जाल, इल्यूजन बैरियर के भीतर फंस चुके हैं। यहां आपकी शारीरिक रफ्तार काम नहीं आएगी। इस क्षेत्र का माना प्रवाह आपको एक लूप में घुमा रहा है। आर्यन थका हारा एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और पैर जवाब दे रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जादुई दुनिया केवल मांसपेशियों की ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये प्राचीन नियमों और मायाजालों का समंदर है। वो घंटों तक उस मायाजाल से निकलने का रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो भटकता रहा, लड़खड़ाता रहा, यहां तक कि उसकी माना शून्य के करीब पहुंच गई। तभी उसकी मानसिक चेतना में एक तीव्र कंपन हुआ। सुबह होने वाली थी। ठीक 6 बजते ही आर्यन की आंखें होटल के कमरे में खुलीं। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। हृदय की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थीं और उसके हाथ अभी भी उस जादुई तलवार की थरथराहट महसूस कर रहे थे। वो बुरी तरह थक चुका था, मानो वो सच में मीलों दौड़कर आया हो। आर्यन अपने कांपते हाथों को देखते हुए, कल रात की उस हार ने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। बाहरी दुनिया अभी बहुत दूर है, पर
आज का दिन उन बेईमान अंपायरों और उस रॉयल हाइट्स के कोच के अहंकार को चकनाचूर करने का है। खेल अब मेरे नियमों पर चलेगा। क्या आर्यन आज मैदान पर उस जादुई रिकॉर्डिंग को सही समय पर सार्वजनिक कर पाएगा? क्या 400 मीटर की रेस में समीर आर्यन की रफ्तार का सामना कर पाएगा? और क्या ईशानी बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में इस तनाव को झेल पाएगी? देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड मैदान में कोहराम मचा देगा। कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।